रविवार को अल्प प्रवास पर डिंडोरी पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ मंच पर मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी की तस्वीर वायरल होने के बाद चर्चाओं का दौर गर्म हो गया। बता दें कि शराब ठेकेदार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने हाल ही में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुर समेत 3 लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस की नजरों में फरार चल रहे भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष की मंत्री के साथ मंच पर मौजूदगी ने कानून पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई। नदियों में भगवान देखने वाले लोग थे, लेकिन हमने क्या किया, ये लापरवाही से वापस आना, हम अपने प्रदूषण से कम करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये काम सिर्फ भाषणों से नहीं हो सकता। डिंडोरी जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम देवरा में विगत दिनों एक युवक को धारदार हथियारों से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था। खबर मिलने पर कोतवाली पुलिस तुरंत कार्यवाही में जुटी और तत्काल प्रकरण कर कार्यवाही करते हुए हत्या के संदेह में गांव के ही कुछ युवकों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने सघन जांच करते हुए हत्या के आरोपियों को खोज निकाला। कोतवाली पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। जी, कल सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कि देवरा के भर्रा में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। हम लोग मौके पर पहुंचे, वहां चंद्र प्रकाश बनवासी नाम के एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसके चेहरे व गर्दन पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। हमारे द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर ग्रामीणों से पूछताछ और टीम बनाकर आसपास जानकारी ली गई, विवेचना के विभिन्न बिंदुओं को ध्यान रखते हुए। इसी दौरान हमें जानकारी मिली कि ग्राम देवरा के एक अपचारी बालक है, जो नाबालिग है, और शिवम वर्मन दोनों घटना के समय साथ में बैठे हुए थे और रुपए पैसे के इनको लेन देन को लेकर मारपीट हुई थी। और वहीं पर इन्होंने मृतक से डंडे व राड से मारपीट की, किंतु जब मृतक की मृत्यु नहीं हो पाई तो शिवम वर्मन द्वारा अपने घर से फरसा लाया गया और दोनों ने मिलकर मृतक चंद्र प्रकाश के चेहरे गर्दन पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों ही आरोपी हमारे द्वारा अभिरक्षा में लिए जा चुके हैं। मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का तत्कालिक कारण तो इनका वाद विवाद आपस में पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था, लेकिन पूर्व में भी इनकी लड़ाई झगड़ा हो चुके थे, जिस कारण से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। डिंडोरी में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। डिंडोरी में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट की खूबियां बताई। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट पिछले सभी बजट से अलग है, खासकर आयकर में दी गई छूट आम जनता के लिए फायदेमंद है। बजट ने कृषि पर निर्भर लोगों की आय बढ़ाने, औपचारिक रोजगार के अवसर सृजन करने, कौशल विकास और घरेलू खपत बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। बजट में रोजगार, कौशल विकास, MSME और साथ ही साथ मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट नागरिकों की जेब और बचत बढ़ाने पर केंद्रित है और देश की आर्थिक वृद्धि के लिए मजबूत नींव रखता है। डिंडोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से और जिला भारतीय जनता पार्टी डिंडोरी और हमारे सभी मित्रों की तरफ से मैं डिंडोरी के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट और आजकल सोशल मीडिया भी सब कायदे से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्रीय बजट अभी प्रस्तुत हुआ है, इस रिसेस के बाद वो पारित होगा, उसके मूल उद्देश्य के बारे में आपसे चर्चा करने का पार्टी ने तय किया है। ये मोदी सरकार का 11वां बजट है। जब हमने रेलवे के बजट को इसमें समाहित किया था तो लोगों ने बहुत तरह की बातें की, लेकिन अगर तेज गति के साथ हमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होना तो बजट के स्वरूप को भी हमें बदलना पड़ा और उसका परिणाम भी सामने आया कि हम 5वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बने। हमारा लक्ष्य है कि हम बहुत जल्दी, पहले तो हम 30 की बात करते थे, हम 30 से पहले की बात करने लगे कि हम दुनिया में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था शायद इसी कार्यकाल में बन जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि दुनिया में पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है। हम कब छलांग लगा जाएंगे 3रे नंबर पर,
ये भारत की ताकत पूरी दुनिया ने स्वीकार कर ली है। और इसलिए ये बजट 4 प्रमुख इंजनों पर आधारित है। कृषि, इसका सीधा संबंध उद्यमिता और रोजगार से है। MSME, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो लघु उद्योग है जो भारत की रीढ़ की हड्डी रही है, उसको मजबूत बनाना ये दूसरा इंजन है। तीसरा है निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा आधारित निवेश। हमारा जो यूथ है उसने जो AI पर काम किया, अभी पिछले 2-3 दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने भी हमसे समझौता करके हमारी उस योग्यता को स्वीकार किया। हमारा जो टैलेंट है वही हमें आर्थिक सामर्थ्य भी देगा, वही निवेश के रास्ते खोलेगा, वही निर्यात को अग्रसर करेगा। और इसलिए तीसरा जो इंजन है वो निर्यात है। एक समय हम शस्त्र खरीदते थे, आज हम शस्त्र बेच रहे हैं। हम औषधियां खरीदते थे, लेकिन आज हम औषधियां बेच रहे हैं। हम वैक्सीन का इंतजार करते थे, लेकिन वैक्सीन हम बनाकर बेच रहे हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो जहां पर हम आयात करते थे, आज हम निर्यातक। और चौथी बात है निवेश। निवेश का मतलब पैसा हमारे पास है, लेकिन हम लगाएं कहां? ये जो चीजें हैं, जैसे सड़क बनती थी, पहले सड़क के लिए बनना मुश्किल होता था, लेकिन आज जितना हमारा बजट होता है उससे आधा लगभग हमारे रोड बनते रहते हैं। बजट में प्रावधान हमारा 2 लाख करोड़ का होता है और सड़कें हमारी 12 लाख करोड़ की बनती रहती है। लेकिन आज हम दुनिया में सबसे तेज गति से सड़क बनाने वाले लोग हैं। दुनिया के अनेक राष्ट्रों में हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, हमारी कंपनियां काम कर रही हैं। वो सरकारी नहीं है, सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे इंजन है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें सबको ध्यान में लानी चाहिए, वो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ। जैसे कराधान, स्थानीय निकाय हो, राज्य सरकारें हो, उनको अपने कराधान पर सोचना होगा, नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। पहले व्यापारियों को माना जाता था कि साहब इतनी छूट क्यों देना है, जांच ही खड़ी करते रहो। व्यापारी को लगता था मेरी जांच होती रहेगी। लेकिन सरकार ने बिल्कुल एकदम स्लोगन ही बदल दिया। उन्होंने कहा साहब विवाद नहीं होगा, विश्वास। और सीधे सीधे जो हमारे सरकारी नौकर थे, 12 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन, 1 लाख रुपया को महीने में कमाता है तो टैक्स फ्री, वही व्यापारी पर लागू होता है, वही हमारे वृद्धजन पर लागू होता है। तो मुझे लगता है कि कराधान सजा नहीं है, कराधान योगदान है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका काम करने की आपको छूट मिलनी चाहिए। ये निवेश के बर्ताव को इस बार पहली बार बजट में प्रस्तुत किया गया। पिछली बार भी हमने 5.5 लाख किया था, 7.5 किया था, लेकिन सीधे 12 लाख होगा किसी को कल्पना नहीं थी। दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र। कोयला सीमित है, पेट्रोल के सोर्स सीमित है, डीजल के सोर्स सीमित है। हम तो आयात करते हैं बड़ी मात्रा में, हम विदेशी मुद्रा इन्हीं क्षेत्रों में देते हैं। बिजली बनाने के जो हमारे तरीके हैं, या कोयला से बनाते हैं या पानी से बनाते हैं। लेकिन हमने परंपरागत ऊर्जा को सबसे पहले स्वीकार किया और आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाले देश। और हमने कहा कि हम आत्मनिर्भरता तक जाएंगे। हमने एक गांव, गरीब और अमीर कोई हो, उसके मकान में अगर वो सौर ऊर्जा का प्लांट लगाता तो पहले प्रतिबंध था कि आप अपना और उपयोग कर सकते हो, बाकी FDB आपको उतना एडजस्ट कर देगी। ये छूट समाप्त कर दी गई है। आप मकान पर लगाएं, आप अपने जमीन पर लगाएं, जितना ऊर्जा उत्पादन करेंगे आप अपना खर्चा निकाल लीजिए, बाकी आप बेच दीजिए, आप उससे कमाई करिए। ये जो ट्रेंड बदला है, हम परमाणु ऊर्जा पर सीमित हो गए। हम पे बहुत सारे दबाव बनाए थे दुनिया ने, लेकिन अभी इस बार तय किया कि 100 गीगावाट 2047 तक परमाणु ऊर्जा भी भारत बनाएगा। हम चाहते हैं कि डीजल, पेट्रोल और कोयला से आज की निर्भरता इस देश पर समाप्त हो। ये बजट का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है शहरी विकास। पिछली बार भी बहुत सारे लगभग 2 लाख तक की आबादी के शहर उसमें जोड़े गए थे। अब उससे नीचे
आने का सरकार ने तय किया है कि शहर के विकास में जो दबाव है वो दबाव संतुलित दबाव हो। मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, मैंने भी सबसे पहले मंत्री एक कॉन्फ्रेंस की थी। डिंडोरी का विकास होगा तो किसी न किसी पंचायत होगा। डिंडोरी में जगह होगी ना, उदाहरण के लिए कम होगी, किसी पंचायत को जोड़ोगे आप, वहाँ आप कॉलोनी बनाओगे तो भैया पहले सड़क बना दो, शहर से जुड़ेगा, नाली बना दो, वहाँ पर प्लानिंग कर दो, पार्क कहाँ बनेगा, कूड़े कहाँ बैठेंगे,